नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुरभि आपके सामने लेकर आई हूँ कल वाली ही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि राजस्थान में किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। हमने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन दोनों अच्छे से पढ़ लिए थे। आई होप आपको वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी कि जब बिजोलिया, बूंदी, कोटा, शेखावटी क्षेत्रों में यानी कि सीकर में जब इतने सारे किसान आंदोलन चल रहे थे, हर तरफ से जो किसान थे वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, तो इसी तरह मारवाड़ के किसानों ने भी आग्रह किया अपने ठिकानेदारों से, अपने जागीरदारों से कि हमें भी हमारी जो भूमि बंदोबस्त है उसके लिए कर माफ कर दो। यानी कि हम हमारी भूमि जो मरुभूमि है हमारी, यानी मरुभूमि पे क्या होता था कि फसलें इतनी अच्छी हो नहीं पाती थी, तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी सभी जगह के किसान इतना आंदोलन कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे और मदद की पुकार कर रहे थे। तो उस समय इनका जो मारवाड़ किसान जो थे, उनका जो नेतृत्व किया था वो श्री जय नारायण व्यास ने किया था, और उनके साथ एक और थे मन्ना लाल तात करके, उनके साथ और भी उनके सहयोगी थे। तो इस तरीके से किसानों ने आंदोलन चालू किया, किसके लिए? लाल बाग हटाने के लिए और बेगार प्रथा हटाने के लिए। उसी के साथ जो भूमि बंदोबस्त होता था उसके लिए भी किसानों का आग्रह था। अब क्या हुआ था कि वहाँ के जो ठिकानेदार थे और वहाँ के जो जागीरदार थे वो किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे थे। तो किसानों ने संगठित होकर एक जुलूस निकालने का सोचा, और जब ये जुलूस निकल रहा था तो 13 मार्च 1847 के आसपास की बात है, तब वहां पर एक डाबरा कांड हुआ। डाबरा कांड क्या था? जब ये जुलूस निकल रहा था तो जागीरदारों और ठिकानों ने आकर किसानों के ऊपर अत्याचार किए और उन्हें मारना पीटना और उस जुलूस से मतलब असंगठित करने का काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि कोई परिणाम नहीं निकला, यानी कि इस किसान आंदोलन का जो परिणाम था वो स्वतंत्रता के बाद निकला, लेकिन उसके पहले ही इस किसान आंदोलन का किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि ये जो आंदोलन था वो किसी एक मुद्दे पर था कि राज्य सरकार ने 119 मांगे जो थी वो उन चीज़ों में कटौती कर दी थी। 119 मांगे या 119 लागतें उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो किसान चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी भूमि बंदोबस्त हो और इसी तरीके के कर माफ़ कर दिए जाए। तो जब किसानों ने, और वहाँ पर एक परिषद भी बनी थी, वहाँ पर एक ऐसी किसान पंच बोर्ड की एक ऐसी परिषद बनाई गई थी जो किसानों की सहायता के लिए थी। लेकिन जब किसानों ने और उस परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने मिलकर वहाँ के जो ठिकानेदार था उनको बोला, यानी कि राज्य सरकार में गुहार लगाई कि यहाँ के जो ठिकानेदार हैं और जागीरदार हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें अत्याचार कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि उन दोषियों को दंड देने की बजाय उन किसानों को ही गलत ठहरा दिया, और उनकी किसी भी प्रकार से उनका आग्रह था उनमें संतुष्टि नहीं मिली। और ये जो आंदोलन था उसका परिणाम इतना सफल नहीं रहा, यानी कि असफल परिणाम रहे इस आंदोलन के। लेकिन फिर जब स्वतंत्रता के बाद में हमारी जितनी भी रियासतें हैं जिनका बंटवारा हुआ और जिनका एकीकरण हुआ, इसी तरीके से इन किसानों को बाद में न्याय मिला। तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स को मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको इस चीज़ की आसानी हो। तो चलो आप इन सब फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, ये सारे फैक्ट्स हैं, यानी कि मारवाड़ किसान आंदोलन के जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको सभी यहाँ पर लिखा दिए। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार इनको वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो नेतृत्व किया था जय नारायण व्यास और राधा कृष्ण तात ने किया था। भूमि बंदोबस्त के लिए आग्रह करने पर ही ये हुआ था आंदोलन। इसमें एक मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस समय मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी। इसमें सक्रिय जनमत तैयार करने के लिए, सक्रिय जनमत तैयार करने का मतलब ये था यानी कि समस्त किसानों को एकत्रित करना, उनको संगठित करना और अपने हक के लिए यानी कि अपने अधिकारों के लिए उनको तैयार करना। और 119 लागतें खत्म करने की। ये 119 लागतें कहाँ पर? यानी राज्य सरकार ने 119 लागतें खत्म करने के लिए एक जो था संदेश निकाला था। तो यहाँ के जितने भी किसान थे वो भी यही बोलना चाहते थे कि है ना, हमारे यहाँ पर भी 119 तरह की जो लागतें हैं वो खत्म की जाए, यानी कि सभी जो जगह हैं वहाँ पर सभी जगह खत्म कर दी जाए। अब लाल बाग और बेगारे माफ करने का भी इसमें आग्रह किया गया, क्योंकि जब मरुभूमि थी, फसल हो नहीं रही थी और बिना मतलब ही उनसे कर लिए जा रहे थे। 13 मार्च 1947 डाबरा कांड मैंने बता ही दिया। एक जुलूस निकल रहा था, जो संगठित जुलूस से था, उसमें किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया और गिरफ्तार भी किया गया।
इसमें एक समाचार पत्र का नाम है हरिजन। इस हरिजन समाचार पत्र के अंदर ही इस पूरे आंदोलन की चर्चा सभी जगह पर फैलाई गई थी, यानी कि सभी जगह इसकी चर्चा हो रही थी। और इस अखबार के अंदर भी, इस समाचार पत्र के अंदर ये सारी बातें छपी थी। और वहाँ के जो ठिकानेदार थे और जो जागीरदार थे उनकी बहुत ही निंदा की गई। हालांकि फिर भी इसका एक सफल परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सभी किसानों को राहत मिली गई। अब हम चलिए बात करते हैं शेखावटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन की। जब भी हम किसी आंदोलन की या किसी भी टॉपिक पर हम बात करते हैं तो वर्बली हम सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं, यानी कहानी के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसकी सभी चीज़ें यहाँ पर लिख कर और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहानी ये शुरू होती है कि जैसे जहाँ पर सभी तरीके से, यानी कि सभी जगह पर किसान आंदोलन चल रहे थे, इसी तरीके से शेखावटी क्षेत्रों में, यानी स्पेशली सीकर में भी जो ठिकानेदार थे उनसे परेशान होकर किसानों ने आंदोलन चालू किया। वहाँ पर क्या होता था कि लगान का जो निर्धारण था वो सही तरीके से नहीं था। भूमि का जो लेखा जोखा थे, उसका जो नाप था वो वहाँ के किसानों को अच्छी तरीके से पता नहीं था, यानी कि अपनी खुद की ही भूमि का निर्धारण वो नहीं कर पा रहे थे। भूमि का जो नाप चौप होता है वो, और भूमि की जो दरें होती है, यानी कर की जो दरें ली जाती है, उन सब चीज़ों का जो नाप था वो उनको अच्छे से निर्धारित नहीं था। तो इसके खिलाफ उन्होंने किया। दूसरा, लागतें और बेगारें तो थी ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक कारण था कि वहाँ के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। और बाकी के जो जैसे अकाल राहत के लिए भी उन्होंने वहाँ पे जैसे अकाल राहत कर के लिए, कर को माफ़ करने के लिए, अकाल राहत कर को माफ़ करने के लिए भी उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा कि अकाल के समय भी हमें जो कर है उसको माफ़ कर दिया जाए। ऐसे ही करते करते सीकर के जो ठिकानेदार थे, यानी उनका नाम था राव राजा कल्याण सिंह, जो वहाँ के ठिकानेदार थे, उन्होंने क्या करा कि 25 से 50% तक का जो भूमि कर था वो लेना उन्होंने चालू कर दिया। अब वर्षा की कमी, फसल हो नहीं रही थी, किसान हो रहे थे परेशान, और इस तरीके से किसानों ने आंदोलन करना ही उचित समझा। उस समय जब वहाँ पर किसी भी तरीके की उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही थी, तो सभी किसानों ने वहाँ पे किसानों में एक उनका संघ बनाया। और किसानों का जो नेता होता है, जिसका नाम था छोटू राम करके, उसने एक संघ बनाया, सभी किसानों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक जाट महासंघ की स्थापना करी। और जाट महासंघ की स्थापना करी, उसमें राजस्थान सेवा संघ के एक मंत्री थे राम नारायण चौधरी, ठीक है ना, उन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी ने भी इसका नेतृत्व किया और यह आंदोलन वहीं से शुरू हुआ, यानी कि इस आंदोलन का वहीं से आगाज हुआ। अब क्या हुआ कि वहाँ के सभी जाट किसान थे, उन सभी को संगठित किया गया और उनके लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब महायज्ञ का आयोजन किया गया तो महायज्ञ किसने किया होगा? किसी पंडित ने। तो वहाँ पे एक पंडित थे खेमराज करके, उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया और सभी जाट किसानों ने मिलकर ये सोचा कि हम इन पंडित की, यानी कि जो खेमराज हैं, इनको हम हाथी में बिठाकर सवारी करवाएंगे, यानी कि पूरे ही जो सीकर है उसमें जुलूस इनका निकलवाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था थी उसके अंदर। अब जब ये सब चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी तो वहाँ के जो राव राजा कल्याण सिंह जो ठिकानेदार थे वो, और वहाँ के जो जागीरदार थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। और भरी जो सभा थी जाट किसानों के साथ में, जो भरी सभा थी, उसका इन्होंने उन पे अत्याचार करने के लिए शुरुआत करने की कोशिश करी। अब ऐसे ही उनके जो जाट किसानों के जो नेता हुआ करते थे छोटू राम, उन्होंने जयपुर के महाराजा को एक पत्र लिखा और उनको ये कहा कि अगर यहाँ के किसानों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाया गया तो इसका जो परिणाम होगा वो सभी को भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से जो जयपुर के महाराजा थे उनके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ा और उन्होंने राव कल्याण सिंह को वापस से प्रति उत्तर भेजा, यानी कि एक पत्र फिर से भेजा उनको, और ये सब चीज़ें अत्याचार करने के लिए रोका। उसके बाद परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो ठिकानेदार थे वो और वहाँ के जो जागीरदार थे, उन्होंने ही हाथी पर सवारी कराकर उन जो पंडित थे खेमराज सिंह, उनको यहाँ से लेकर पंजाब से लेकर पटियाला हरियाणा और सब जगह उनका हाथी में बिठाकर उनका जुलूस निकलवाया। करीब 7 दिन तक ये जुलूस निकला और करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल हुए। तो इससे किसानों के जो आंदोलन था उसके अंदर थोड़ा सा इनको और ज़्यादा उत्साह बढ़ा और इनकी हिम्मत और बढ़ी। अब आगे की कहानी इस तरीके से होती है।
इस तरीके से होती है कि आगे जाकर जब ये सीकर के किसी एक कटराथल स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इसमें कमला देवी, किशोरी देवी, ऐसे करके बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये था, इस तरीके से बाद में जाकर किसान, सीकर के जो किसान हैं उनको राहत मिली और उनकी जो लागतें और भूमि का जो बंदोबस्त था, भूमि की जो निर्धारण जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये लड़ाई कर रहे थे, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, उसका एक सफल परिणाम निकला और इस तरीके से किसानों की जीत हुई। तो ये थे हमारे किसान आंदोलन। अब हम आगे देखते हैं हमारे बूंदी आंदोलन को। बूंदी किसान आंदोलन पढ़ने से पहले आप इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से एक बार देख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। शेखावटी किसान आंदोलन का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ। इसके कारण थे लगान निर्धारण का पैमाना नहीं था, कर की जो दरें थी वो बहुत अधिक ली जा रही थी, अकाल राहत करें माफ़ नहीं की जा रही थी, बेगारे, लालबाग और इन सबको लिए जाना यानी कि करें लिए जाना। सीकर के जो ठिकानेदार थे राव राजा कल्याण सिंह 25 से 50% भू राजस्व ले रहे थे और अकाल के समय भी यानी कि जब वर्षा नहीं हो रही थी और फसल नहीं हो रही थी उस समय भी उन्होंने किसानों की जो करें थी वो माफ़ नहीं करी। इस तरीके से किसान और ज़्यादा भड़क गए। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की थी मंत्री राम नारायण चौधरी ने की थी और इनका एक बहुत ही स्पेशल रोल रहा, यानी कि जो किसान आंदोलन था उसके अंदर इन्होंने बढ़ चढ़कर यानी कि हर किसान की इन्होंने मदद की थी। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनी थी और इसी के अंदर जो यज्ञ हुआ था वो इसी के अंदर हुआ था, जिसको महायज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। और महिलाओं की तो इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी रही ही है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया था। तो ये तो हुआ हमारा शेखावटी किसान आंदोलन। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारा बूंदी किसान आंदोलन। देखिए, बूंदी किसान आंदोलन भी उसी तरीके से था, यानी कि लाल बाग और बेगारों को लेकर ये जो जंग लड़ रहे थे किसान, उसी के ऊपर था बूंदी किसान आंदोलन भी। इसका नेतृत्व पंडित नैनूराम, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तीन मेन थे। यानी कि बहुत सारे एग्जाम में आने वाला है कि बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था या हरिभाई किंकर ने स्पेशली किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आप बोलेंगे कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हर परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उन तीनों नेताओं का नाम बताइए। तो ये तीनों नेता आते हैं अधिकतर, और एक ये था कि अन्याय और लाल बाग, और एक लागतें, जो लागतें ली जा रही थी उसके खिलाफ था ये। ठीक है, स्त्रियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जब शेखावटी किसान आंदोलन में उन्होंने देखा कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है, तो बूंदी के किसान आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरड़ गांव के किसानों पर गोलियां चलाई गई। बरड़ गांव के किसान जब संगठित होते थे तो उन पे गोलियां चलाई गई और इस तरीके से ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र हो गया। 1922 में भू राजस्व के वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने ठिकानेदारों जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा था कि हम 1922 में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बोला था क्योंकि बार बार पंचायतें हो रही थी, बार बार बैठ के हो रही थी और किसी भी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम भू राजस्व के अलावा किसी भी तरीके का कर नहीं देंगे, यानी भू राजस्व यानी कि जो भूमि हमारी है जिस पर हम फसल उगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी भूमि का कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा हम अन्य किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वहाँ के जो ठिकानेदार थे वो इस चीज़ के लिए नहीं माने और जब बार बार पंचायतें हो रही थी, बार बार बैठा रहे थे, तो उस समय बूंदी के प्रशासन ने वहाँ की पंचायतों को चेतावनी दी थी कि अब किसी भी प्रकार की पंचायत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बैठक नहीं होगी। फिर भी किसी भी तरीके की बैठकों को नहीं रोका गया। किसान बार बार बैठ के करते रहे, बार बार इस पर विचार विमर्श करते रहे और 4 जून 1922 को सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन सबको बंदी बना लिया गया और इस आंदोलन को यहीं पर समाप्त कर दिया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अलवर का जो नीमूचाना हत्याकांड हुआ था, यानी नीमूचाना जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में। और आप चाहें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अलवर का नीमूचाना आंदोलन। जब हम अलवर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर नीमूचाना हत्याकांड को भी पढ़ते हैं, यानी कि अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था वो भी यही था कि वहाँ पर क्या सुअरों के आतंक से वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। यानी कि जो लोग फसल करते थे तो सुअर इतने थे, जंगली सुअर जो जिनके आतंक से सारी फसलें नष्ट हो जाती थी और वो सारे जो सुअर थे वो पूरी फसल नष्ट कर देते थे। जब बहुत सालों तक कहने पर भी वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने उनकी गुहार नहीं सुनी तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अब इस आंदोलन के दबाव
दबाव में महाराजा ने, जो वहाँ के जो अलवर के महाराजा थे, उन्होंने समझौता किया इस बात के ऊपर कि हम सुअरों को मार देंगे, इन्हें नष्ट कर देंगे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या करा, समझौते के आधार पर करों को बढ़ा दिया। तो किसान तो सुअरों से भी परेशान थे और कर से भी परेशान हो गए। तो किसान जब कर से, लागतों से और ये जो अतिरिक्त बेगारें ली जा रही थी उनसे परेशान होकर उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। वहाँ पर नीमूचाना गांव में एक सभा का आयोजन किया। अब किसानों ने क्या किया, संगठित होकर एक सभा का आयोजन किया। नीमूचाना गाँव जो कि अलवर में ही पड़ता है, वहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुए और वहाँ के जो डायर थे, जनरल डायर, जिन्होंने वहाँ पर गोलियां चला दी और उसमें सैकड़ों किसान ऐसे थे जो खत्म हो गए, मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ वहाँ से बचकर निकले। इस घटना को यानी नीमूचाना हत्याकांड को जो गांधी जी थे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विध्वंस बताया। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा खतरनाक था ये नीमूचाना हत्याकांड, जिसमें सभी किसानों को बिना कारण से मारा गया और उन सभी किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया उसका बदला वहाँ के जो कांग्रेस और वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने लिया। फिर उसके बाद में अब ये जो हमने जितने भी ये था हमारा अलवर का नीमूचाना हत्याकांड और अलवर का किसान आंदोलन। तो अब जब हम आगे देखते हैं तो सभी किसान आंदोलन जो थे वो किसी एक ही मुद्दे पर थे, यानी जितनी भी लगान और जितनी भी लागतें बेगारे ली जा रही थी, मेन मुद्दा यही था। वहाँ के सभी किसानों ने संगठित होकर इसका जो इस आंदोलन को जिसके लिए वो लड़ रहे थे, यानी कि जो भी संतोष उनको जो परिणाम मिलना चाहिए था वो उनको हालांकि स्वतंत्रता के बाद मिला। और वहाँ के जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, कांग्रेस जो थी वहाँ की, उन सब ने उनका साथ दिया बढ़ चढ़कर। उन सभी आंदोलनकारियों का और वहाँ की जो जनता थी उनको संतोष देने की कोशिश करी, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करी और जिन आंदोलनों में जिनकी जाने गई उन सबको भी सांत्वना दी। अब इससे राष्ट्रीय चेतना का भी विकास होता है, यानी कि इस आंदोलन से हमें और क्या सीखने को मिलता है कि हमारा जो राष्ट्रीय चेतना है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, उसको भी बल मिला। आगे जाकर हम जब कभी हम आगे और भी इतिहास के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें इन आंदोलन का बहुत ही मेन रोल रहा। तो ये थे हमारे आंदोलन जिनके बारे में हमने चर्चा करी। हालांकि हमने जो चर्चा करी वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट और स्टोरी या कहानी के माध्यम से हमने चर्चा करी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है मैंने, जो कि हमारे एग्जाम के परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई हमारी क्लास आज यहीं पर ख़त्म। आगे मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वापस से इतिहास के एक नए अच्छे से तथ्यों को लेकर और अच्छे से टॉपिक को लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। और कहानी के माध्यम से शुरू करेंगे हम फिर से वही चर्चा। और ये वाली जो हमारी आज की जो क्लास थी वो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास को आगे से आगे प्रमोट करें ताकि जो बच्चे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल है।